हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे थे NCERT क्लास 5th EVS का चैप्टर नंबर 19 अ सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी, और यह है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि दामजी भाई ने अपने समय में कैसे खेतीबाड़ी की और उसके बाद उनके बेटे हसमुख ने खेती में क्या क्या नए चेंजेस किए, क्या क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और पढ़ेंगे स्टेप्स इन फार्मिंग। खेती में सबसे पहला स्टेप होता है प्लोइंग द फील्ड, मतलब कि खेत को थोड़ा सा डिग करना जिससे कि हमें बीजों को बोने में आसानी हो। तो सेकंड स्टेप होगा सोइंग द सीड्स या फिर ट्रांसप्लांटिंग द सीडलिंग। कभी कभी हम छोटे छोटे पौधों को उगाते हैं नर्सरी में। नर्सरी यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे छोटे छोटे गमलों में छोटे छोटे बीजों को बोकर छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं। फिर उन पौधों को वहाँ से उठा के मिट्टी के साथ उठा के बड़े बड़े खेतों में बोया जाता है। इसे हम कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग। उसके बाद उनको पानी देना पड़ता है, इसीलिए थर्ड स्टेप है इरिगेशन, दैट इज गिविंग वाटर टू द क्रॉप। इसके बाद पानी भी मिल गया, लेकिन कीड़े मकोड़े उनको खराब ना कर दे हमारे पौधों को, इसीलिए हमें उन्हें पेस्टिसाइड्स देना पड़ता है। पेस्टिसाइड्स वो केमिकल होते हैं जिससे कि पौधों में लगने वाले कीड़े मर जाते हैं। पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू किल द इंसेक्ट्स फ्रॉम द क्रॉप। और इसके अलावा हमारे क्रॉप को, हमारी खेती को फर्टिलाइजर्स भी दिया जाता है। फर्टिलाइजर्स वो केमिकल होते हैं जो पौधों के विकास में, उनके बढ़ने में मदद करते हैं, जो मिट्टी में कुछ और न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हमारे पौधों के साथ साथ कुछ जंगली घास भी उगती हैं, तो हाँ, उन्हें निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो घास ही हमारे सारे मिट्टी के पौष्टिक गुण को ले लेते हैं और हमारी खेती अच्छी नहीं होती। इसीलिए उसके बाद का स्टेप है रिमूविंग द वीड्स। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स। और आखिरी स्टेप है हार्वेस्टिंग द क्रॉप। तो आगे पढ़ते हैं कि हसमुख के टाइम में और क्या क्या चेंजेस हुए। द नेक्स्ट 20 years saw even more changes। आने वाले 20 सालों में और भी बहुत सारे बदलाव आए। क्या क्या बदलाव आए? दामजी भाई के समय में दामजी भाई बुलक्स का यूज़ करते थे, बैलों का यूज़ करते थे खेत को प्लॉव करने के लिए। लेकिन दामजी भाई के बेटे हसमुख ने क्या किया? ट्रैक्टर खरीद लिया, जिससे कि बहुत ही जल्दी बहुत सारा खेत एक साथ ही प्लॉव हो जाया करता था। लेकिन खेतों में बैलों का अब कोई यूज ही नहीं है। विदाउट काउज एंड बफेलोज देयर वॉज नो काउ डंग। अगर हम खेतों से बैलों को, भैंसों को निकाल देंगे, कोई यूज नहीं करेंगे, तो फिर वो जो गोबर देती हैं काउ डंग, उसका भी हम यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे हम आजकल खेतों में फर्टिलाइजर्स डालते हैं, वैसे ही काउ डंग यानी कि गाय के गोबर, बफेलो के गोबर को भी नेचुरल फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। उससे भी हमारे खेतों में पौष्टिकता बढ़ती है। लेकिन हसमुख के समय में बिना काउ और बफेलोस के कोई काउ डंग भी नहीं था, और इसीलिए वो इसका इस्तेमाल फील्ड्स में फर्टिलाइजर्स के रूप में भी नहीं कर पाया, और इसीलिए उसको बड़े बड़े दुकानों से एक्सपेंसिव यानी कि महंगे महंगे फर्टिलाइजर्स खरीदने पड़े। अगर काउ डंग नहीं मिलेगा तो फिर फर्टिलाइजर ही खरीदना पड़ेगा, जो कि बहुत महंगे होते हैं, और इसीलिए हसमुख को ये थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा भी करना पड़ा। लेकिन इन फर्टिलाइजर्स के कुछ बुरे परिणाम भी थे, सम बैड इफेक्ट्स। ये फर्टिलाइजर जो यहाँ पे स्प्रे किए जा रहे हैं, ये खेतों में अच्छी फसल तो देते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे खाने में भी तो घुस जाते हैं। वही दाल, वही चावल जो हम पका के खाते हैं। रिसर्च से पता चला है कि इन तरीके के फर्टिलाइजर्स बहुत लंबे सालों तक अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी हमारे शरीर में जाता रहे तो उससे हमारी किडनी भी अफेक्टेड हो सकती है। तो ये है केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा समय तक यूज़ करने के बुरे परिणाम। उसके अलावा हसमुख भाई ने और क्या किया था? बीजों को उन्होंने स्टोर करना बंद कर दिया था और बाजार से ही बीजे खरीदा करते थे। लेकिन द न्यू काइंड ऑफ सीड्स वेर सच दैट द क्रॉप वेर इजीली अफेक्टेड बाय हार्मफुल इंसेक्ट्स। नई तरीके के बीज इतने ही नाजुक थे कि बहुत ही जल्दी उनमें कीड़े पड़ जाते थे, और उन कीड़ों को दूर करने के लिए उन्हें मेडिसिन्स, जिन्हें पेस्टिसाइड्स कहा जाता है, उनका भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब वो पेस्टिसाइड्स भी एक तरीके के केमिकल्स ही हैं, जो आखिरकार हमारे खाने में घुसकर हमारे ही शरीर में आ जाते हैं। एंड डू यू नो व्हाट अ बैड स्मेल दीज हैड्स एंड हाउ एक्सपेंसिव दे वेर। इसके अलावा हसमुख भाई को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। द कैनाल वाटर वॉज नॉट एनफ
फॉर द न्यू क्रॉप। डैम में से जो कैनाल निकल के आता था, जिसकी पानी से खेतों की सिंचाई की जाती थी, वो पानी भी अब कम पड़ने लगा था। कैनाल का पानी कम पड़ गया तो सभी फार्मर क्या करने लगे, जमीन के नीचे का पानी पंप लगा के ऊपर खींचने लगे। पंप एक तरीके का मोटर होता है जिससे हम पानी खींच कर ऊपर लेते हैं। जैसे आप स्ट्रॉ में से जूस पीते हैं, ठीक वैसे ही पंप काम करता है। तो सारे फार्मर्स पंप करके अंडरग्राउंड का वाटर यूज करने लगे। लेकिन पंप खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए और जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ उस इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने के लिए भी ज़्यादा पैसा चाहिए। टू मीट ऑल दीज एक्सपेंसेस, इतने सब खर्चों को करने के लिए बहुत सारे फार्मर्स लोन लेने लगे। लोन मतलब बैंक से कुछ पैसे उधार लेना, कुछ समय तक के लिए लेना और फिर कुछ समय के बाद उन सब पैसों को वापस भी करना, उसे हम लोन कहते हैं। लोन्स had to be taken from the bank. Whatever little profit was made was used to repay the loan. मतलब खेत में फसल को उगा के उनको बेच के जितना भी पैसा फार्मर्स लोग कमाते थे, उसमें से बहुत सारा पैसा तो बैंक के लोन को वापस करने में ही निकल जाता था और फार्मर के पास बहुत कम पैसा ही बच जाता था। And that is why there was very little profit. Everyone was growing cotton, so the cotton prices were also not as high as before. पहले फार्मर लोगों ने सोचा था कि कॉटन तो बहुत महंगा बिकता है, हम सभी कॉटन ही उगाते हैं, लेकिन सभी कॉटन उगाएंगे तो बाजार में कॉटन के दाम भी तो गिरेंगे। अब कॉटन बेच के फार्मर लोगों को उतना पैसा नहीं मिलता था जितना पहले मिलता था। सॉइल भी पहले से बहुत ही खराब हो गया था। Growing the same type of crop over and over and using so many chemicals had affected the soil. सेम तरीके की खेती को करने से और बहुत सालों तक खेतों में केमिकल्स यूज करने से खेत की मिट्टी भी खराब हो जाती है। हसमुख भाई को भी इन सब चीजों से बहुत टेंशन होता था। He is often very tensed and angry most of the time. हसमुख भाई के बेटे परेश को भी खेती बाड़ी अच्छी नहीं लगती थी इन्हीं कारणों से। वो बहुत पढ़ा लिखा भी हो गया था। He was educated. He did not want to do farming. So now he started to work as a truck driver. बहुत सारे दिन वो घर में वापस नहीं आता था। हफ्तों तक वो दूर दूर तक ट्रक चलाने में बिजी रहता था। उसे लगता था कि ट्रक ड्राइवर बनके उसे ज्यादा पैसे मिलते हैं बजाय कि खेती बाड़ी करने के। 2 दिन पहले जब वो घर वापस आया तो वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। उसने कहा, वाह, वेयर इज दादाजी's वुडन सीड बॉक्स? दादाजी ने अपने समय में जो बाजरा ज्वार रखने के लिए सीड बॉक्स बनाया था वो कहाँ है? इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रूज एंड टूल्स फॉर माई ट्रक। उन सभी बीजों को फेंक कर मैं अपने ट्रक के टूल्स रखूंगा, जैसे स्क्रू ड्राइवर, नट्स, बोल्ट्स और इस तरीके के बहुत सारे टूल्स। क्या अभी आपको समझ में आया कि ये बाजरा सीड अपनी स्टोरी क्यों बोल रहा है? क्योंकि हसमुख को बाजरा सीड की कोई वैल्यू ही नहीं पता, वो उसे फेंकना चाहता है। और एक बार अगर बाजरा सीड को सभी इसी तरह से फेंकने लगेंगे तो फिर आने वाले बच्चे, आप जैसे छोटे छोटे बच्चे तो कभी बाजरा सीड को देख ही नहीं पाएंगे, कभी बाजरे की रोटी भी नहीं खा पाएंगे। तो क्या ये अच्छी बात होगी? बिल्कुल भी नहीं। नाउ डिस्कस एंड टेल व्हाट कैन हैपन टू हसमुख्स फार्म आफ्टर सम इयर्स। हसमुख के बेटे ने ट्रक ड्राइवर करना पसंद किया। हसमुख भी जब बूढ़े हो जाएंगे तो क्या वो खेती बाड़ी कर पाएंगे और उस समय उनके फार्म का क्या होगा? आंसर, हसमुख्स फार्म विल लूज इट्स फर्टिलिटी आफ्टर सम इयर्स एज ही इज यूजिंग लॉट्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, LOTS, लॉट्स। हसमुख्स सन डज नॉट वांट टू बी अ फार्मर, सो फार्म विल बी लेफ्ट एज इट इज इन द फ्यूचर। शायद उसका फार्म एकदम बेकार होके सूखी जमीन बन जाए। क्वेश्चन 2, दामजी भाई सन हसमुख chose to be a farmer like his father, but Hasmukh's son Paresh is not a farmer but a truck driver. Why would he have done so? लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हसमुख के सन परेश ने फार्म छोड़कर ट्रक ड्राइवर बनना क्यों पसंद किया? आंसर, परेश could see that his father is facing loss, कि उनके पापा हसमुख को बहुत सारे पैसों का लॉस हो रहा था और उन्हें उतना प्रॉफिट यानी कि उतने पैसे नहीं मिल रहे थे जितना कि उसको ट्रक ड्राइवर बनके मिल रहा है। सो ही चूज टू बी अ ट्रक ड्राइवर। क्वेश्चन 3, द सीड्स वेर नॉट श्योर दैट what Hasmukh was talking about was really progress.
व्हाट डू यू थिंक? बाजरा और ज्वार, इन सब बीजों को यही लग रहा था कि हसमुख अपने खेती के टाइम को जिसे वो तरक्की बोल रहा था, क्या वो सच में तरक्की थी? आपको क्या लगता है? आंसर, आई थिंक द सीड्स आर करेक्ट इन देयर वे। प्रोग्रेस का मतलब होता है सबके लिए एक बेहतर जिंदगी, अ बेटर लाइफ फॉर एवरीवन। लेकिन बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स को जब बहुत लंबे समय तक हम यूज़ करते हैं तो सॉइल पे बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत सारा पानी हम पंप करके ज़मीन के नीचे से निकालते हैं तो ज़मीन का पानी भी ख़त्म होता जाता है। तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे, उनके लिए तो ग्राउंड वाटर बचेगा ही नहीं। देन थर्ड पॉइंट, मशीन्स कैन डू वर्क ऑफ मैनी पीपल विच लीव्स मैनी पीपल जॉबलेस। एक ट्रैक्टर अकेले ही खेत में बहुत सारे इंसानों का काम कर सकता है। तो फिर खेत में जो लोग काम किया करते थे उनकी तो नौकरी चली गई, अब वो लोग पैसा कैसे कमाएंगे? अगर हम सबको एक साथ नहीं लेके चलेंगे तो क्या ये तरक्की हुई? तरक्की तो सिर्फ कुछ लोगों की हुई, लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी नौकरी चली गई उनको तो तरक्की नहीं मिली। सो दैट इज़ वाई द सीड्स वेर कन्फ्यूज्ड, वॉज दिस अ रियल प्रोग्रेस? आपको क्या लगता है? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव देयर बीन एनी चेंजेस नियर योर एरिया? क्या आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी कोई चेंज आपको नजर आया है? विच मे बी डिफिकल्ट टू कॉल प्रोग्रेस, जिससे कुछ लोग तरक्की तो बोलते हैं लेकिन आपके मन में उसे तरक्की बोलने में कुछ डाउट हो। व्हाट चेंजेस आर दीज एंड व्हाट आर द डिफरेंट ओपिनियन अबाउट देम? इनके बारे में पता कीजिए और मुझे भी बताइए। अगला है आपके बुक में एक न्यूज़पेपर का रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश के एक फार्मर ने अपनी खेती के लिए कुछ लोन लिया था, लेकिन खेती में उसे बहुत सारा लॉस हुआ। अगर उसे प्रॉफिट ही नहीं मिला, बाजार में अपने उगाई हुई फसल को बेचकर अगर उसे उतना पैसा नहीं मिला तो वो बैंक को इतने पैसे कैसे वापस करेगा? बहुत सारे फार्मर्स इस दुख में, इतने टेंशन में अपने आप को मार डालते हैं। दे कमिट सुसाइड फॉर नॉट बीइंग एबल टू रीपे द लोन। इस न्यूज़पेपर में यही कहा गया है कि इस फार्मर जिन्होंने अपनी जान ले ली, नालप्पा रेड्डी स्टोरी इज शेयर्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स इन इंडिया हु आर सफरिंग बिग लॉसेस। The situation is so bad that many farmers see no way out of this except to commit suicide. According to government figures, लगभग 1,50,000 फार्मर्स ने अपनी जान दे दी 1997 और 2005 के बीच में। क्या इतना बड़ा नंबर एक चौंकाने वाला फिगर नहीं है? अगर हमारे देश में इसी तरीके से फार्मर्स अपनी जान लेते रहे, अगर वो मरते रहे, तो फिर सोचिए खेती कौन करेगा और हमें खाना कहाँ से मिलेगा? नेक्स्ट है आपके बुक में भास्कर भाई का फार्म। कुछ बच्चे अपने स्कूल से एक्सकर्शन के लिए भास्कर भाई के फार्म में घूमने गए। As we entered the farm, we were surprised. There were dead leaves and wild plants and grass everywhere. भास्कर भाई ने अपने खेत में उगे हुए घास और सूखे हुए पत्ते, पेड़ पौधों को नहीं उखाड़ा था। इसके अलावा भास्कर भाई के खेत में क्रोटोन प्लांट्स भी हैं। क्रोटोन प्लांट्स जो दिखने में ऐसे होते हैं, कलरफुल प्लांट्स, आपने जरूर देखा होगा। इन प्लांट्स को फार्म में लगाने का एक स्पेशल रीजन था। क्रोटोन प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो ज्यादा डीप नहीं जाते, छोटे होते हैं और ऊपर वाली लेयर तक ही रहते हैं। जब हमारी सॉइल ऊपर से थोड़ी थोड़ी सूखने लगती है तब क्रोटोन प्लांट्स के लीव्स भी मुरझा जाते हैं और भास्कर भाई को पता चल जाता है कि अब टाइम आ गया है हमारी खेती को पानी देने का। एंड दैट इज वाई व्हेनेवर द क्रोटोन लीव्स यूज्ड टू ड्राई अप, भास्कर भाई यूज्ड टू गिव वाटर टू हिज फार्म प्लांट्स। इसके अलावा बच्चों ने और क्या देखा? वी सॉ थाउजेंड्स ऑफ अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स कीप डिगिंग अंडरनीथ टू मेक टनल। दिस वे air and water can easily get into the soil. Earthworms also eat dead leaves and plants, and their droppings fertilize the soil. Earthworm अपने मुंह से डिग करती जाती है पूरे मिट्टी को, और जब थाउजेंड्स ऑफ अर्थवर्म्स एक साथ डिगिंग करती है तो क्या होगा? हमारी सॉइल लूज होती जाती है, उसमें छेद होते जाते हैं, टनल बनता जाता है, जिससे कि हवा और पानी अच्छे से सोख सके। और जब हवा और पानी अच्छे से सॉइल में जाएगा तो हमारे प्लांट्स भी एकदम हेल्दी हो जाएंगे। उसके अलावा अर्थवर्म एक दूसरा काम भी करती है। अर्थवर्म डेड लीव्स और प्लांट्स को भी खाती रहती है। उससे अर्थवर्म का जो ड्रॉपिंग होता है, मतलब अर्थवर्म का वेस्ट मटेरियल, उसका जो पॉटी होता है, वो भी सॉइल में मिक्स होके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। तो इस तरीके से भास्कर भाई अपने खेत में एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करके ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे, मतलब एकदम नेचुरल तरीके से फार्मिंग कर रहे थे।
इसके अलावा भास्कर भाई एक तीसरा काम भी कर रहे थे, वो है कॉम्पोस्ट बनाना। Praveen told us about his uncle in the city who had dug a pit in his garden. He puts dried leaves in the pit along with all kitchen waste, that is peels of vegetables and fruits. प्रवीण के चाचा जी अपने सिटी वाले गार्डन में क्या करते हैं, एक गड्ढा बना के उसमें हमारे किचन के सारे वेस्ट जैसे कि सब्जियों के छिलके, बचे हुआ खाना, फेंके हुए फल और सब्जियां, ये सब उस गड्ढे में डालते हैं और फिर मिट्टी में ढक के रख देते हैं। और फिर 2-3 महीने बाद ये पूरा सामान गल के कॉम्पोस्ट बन जाता है, एक ब्लैक कलर का मिट्टी जैसा ही दिखने वाली चीज। कॉम्पोस्ट नेचुरल फर्टिलाइजर्स का काम करता है, यानी कि अगर हम एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स के बजाय इन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से कॉम्पोस्ट बना के अपनी खेती में दें तो वो भी फर्टिलाइजर का काम ही करेगी और हमारे मिट्टी को बर्बाद भी नहीं करेगी। अगर इसी मिट्टी में अर्थवर्म भी डाल देंगे तो क्या होगा, और ज्यादा फायदा होगा। वही प्रवीण के चाचा जी करते थे। He also has earthworms in his pit. They turn the waste into compost. So his uncle gets good fertilizer without spending extra money. बाजार से महंगे फर्टिलाइजर्स खरीद के लाने के बजाय प्रवीण के चाचा जी ऐसे कॉम्पोस्ट बनाते हैं और यूज करते हैं, और ऐसे खेत में उगा हुआ फल और सब्जियां बहुत टेस्टी होती हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, लेट्स रिवाइज। इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स व्हाट कैन वी यूज? We can use compost, which is made out of kitchen waste and which is also called a natural fertilizer, या फिर उसे हम manure भी बोलते हैं। We should also let the dried and fallen leaves and grass rot and get mixed with the soil to increase soil's fertility. इसके अलावा हम अपने फार्म में अर्थवर्म्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। वी कैन इंट्रोड्यूस अर्थवर्म्स इन द सॉइल सो दैट द अर्थवर्म कैन डिग द सॉइल, दे कैन मेक टनल एंड दे कैन मेक वे so that fresh air and water can get into the soil easily. And then instead of over watering of plants, if we use croton plants in the boundary, we can know when the top layer of the soil becomes dry. यानी कि हमारी खेत में ज़्यादा पानी यूज़ करके, पानी बर्बाद ना करके हम सिर्फ थोड़ा ही पानी दे सकते हैं, और जब भी हमारे क्रोटॉन प्लांट मुरझा जाते हैं हमें पता चल जाएगा कि टॉप लेयर थोड़ा ड्राई हो गया है, हम थोड़ा और पानी दे सकते हैं। इस तरीके से हम हमारे ग्राउंड वाटर के पानी को भी बचा सकते हैं। And at the last we will read about the journey of a bajra seed from a field to the plate. सबसे पहले बाजरा के कॉब को खेत से काटा जाता है। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये आंटी बाजरा की खेती में से बाजरा के कॉब को अलग कर रही है। कॉब क्या होता है? वो ब्रांच, वो स्टिक जैसा दिखने वाला पार्ट जिसमें बाजरा के सीड उगे हुए होते हैं। उसके बाद उन कॉब्स को मोटर और पेस्टल यानी कि ओखली में क्रश किया जाता है। जैसे दूसरे पिक्चर में हम देख सकते हैं, इन सभी कॉब को एक बहुत बड़े ओखली में ऊपर एक बड़े से डंडे से क्रश किया जाता है। इसी तरीके के क्रश करने से जो सीड्स होते हैं वो कॉब से अलग हो जाते हैं। आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ा सा डेवलप हो गया है, नाउ दिस वर्क इज ऑल्सो डन बाय बिग मशीन्स एंड दीज मशीन्स आर कॉल्ड थ्रेशर्स। जैसे इस फोटो में देखिए, पहले जो काम बुलक करते थे प्लोइंग करने के लिए, अब वही प्लोइंग का काम ट्रैक्टर करता है। वैसे ही इस वाले फोटो में हो रहा है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस इन विच द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इट्स प्लांट। जैसे इस फोटो में हम गेहूं को देख सकते हैं, ये है गेहूं का प्लांट, और इस प्लांट में से गेहूं के सीड्स को अलग किया जाता है जिस प्रोसेस से, उसी प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। जैसे इस फोटो में ये बहुत सारी आंटियां मिल के गेहूं के प्लांट को जोर से पीट रही हैं, जिससे कि गेहूं के जो सीड्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। लेकिन आजकल यही काम बड़े मशीनों में किया जाता है। इन मशीनों को थ्रेशर्स बोला जाता है। एक तरफ से प्लांट को अंदर डाला जाता है, ये मशीन चलती है और बाहर से गेहूं को और गेहूं के भूसे को अलग कर देती है। सो दिस इज द थर्ड स्टेप। बाजरे के सीड्स अलग हो गए, अब बाजरे का आटा बनाना है। पहले के ज़माने में ऐसी हाथ से चलने वाली चक्की होती थी, ऊपर से सीड को डाला जाता था, चक्की को हाथ से घुमाया जाता था और चक्की में से सीड का आटा बनके तैयार हो जाता था। आजकल हम बड़ी मशीनों में ही इन तरीके के ग्रेन्स यानी कि गेहूं को पिसवाते हैं और आटा बनाते हैं।
उसके बाद आटे को धीरे धीरे पानी डाल के नीड करते हैं और उसका डो बनाते हैं। बाजरे के आटे को चकले और बेलन से नहीं बेला जाता, उसे हाथ से ही थपथपाकर पीट कर ऐसा फ्लैट किया जाता है। फिर तवे पे सेका जाता है, फिर उसे छाछ या फिर दही या फिर सरसों के साग के साथ बड़े ही मजे से खाया जाता है। सो व्हाट वी हैव लर्न्ड इन 60 years में हमारे देश की खेती में भी बहुत बदलाव आए हैं। बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी आए हैं, बहुत नए नए मशीन आए हैं, खेती करने के तरीके में भी चेंजेस आए हैं और इन चेंजेस की वजह से हमारे फूड और हमारे ईटिंग हैबिट में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। उसके बाद what would happen if all the farmers were to use only one kind of seed and grow only one kind of crop? हमें डिफरेंट वैरायटी नहीं मिलेगा फूड में और एक तरीके का खाना खाना बोरिंग भी होता है और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमें अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वी विल मीट वेरी सून with our next chapter, Whose Forest. Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.